आज का जो हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम जैसा कि पहले देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता जो सिद्धांत है उसके हम अनुप्रयोग देख रहे थे। तो उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे गामा किरण सूक्ष्मदर्शी, स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन, डी स्लिट व्यतिकरण की व्याख्या। गामा रे माइक्रोस्कोप देखेंगे सबसे पहले, देन डिफ्रैक्शन ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्लिट, स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन देखा जाएगा और अंत में हम देखेंगे फोटोन इंटरप्रिटेशन ऑफ टू स्लिट इंटरफेरेंस। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है गामा किरण सूक्ष्मदर्शी। तो गामा किरण सूक्ष्मदर्शी जो है अनिश्चितता सिद्धांत की पुष्टि करने हेतु हाइजेनबर्ग द्वारा कल्पित प्रयोग है। ये जो प्रयोग है हाइजेनबर्ग द्वारा ही किया गया था। तो इस प्रयोग में आप जैसा चित्रानुसार, जैसा स्लाइड में आपको चित्र दिख रहा है, इसमें दिखाया गया है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स दिशा में गतिमान है, जिसे अधिक विभेदन क्षमता के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखकर हम इसकी स्थिति और संवेग का मापन करना है हमको, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने बताया था कि स्थिति और संवेग का जो मल्टीप्लिकेशन है वो h×2 से अधिक कम नहीं हो सकता, इक्वल टू ग्रेटर देन h/2 हो जाएगा, h×2। तो विवर्तन सिद्धांत के अनुसार जो सूक्ष्मदर्शी है, जैसा कि चित्रानुसार दिखाया गया है यहाँ पे, तो विवर्तन सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्मदर्शी जो होगी उसकी जो विभेदन क्षमता होगी, विभेदन क्षमता मतलब वह न्यूनतम पार्श्व दूरी जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा ठीक से विभेदित किया जा सकती है, मतलब बहुत पास अगर कोई लाइन है तो उसको अलग अलग दिखा सके, तो उसको हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो जो विभेदन क्षमता है, तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होगी उसको हम देखेंगे, बोर्ड पर देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता, इसको अपन डेल्टा एक्स से लिखें तो ये होगा λ/2 sin थीटा। तो समीकरण नंबर इसको हम लिख देते हैं 1। अब आप पुनः चित्र देखें तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने लिखा है λ/2 sin थीटा, उसमें जो थीटा है वो सूक्ष्मदर्शी के चित्र में आप देखिए, इसमें सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक जो लेंस है AB का ऊर्ध्वाधर या अर्ध-ऊर्ध्वाधर कोण है, तथा जो लैम्बडा है वो इलेक्ट्रॉन से आने वाले विकिरण की तरंगदैर्घ्य है। लैम्बडा जो है वो इलेक्ट्रॉन से आने वाले जो विकिरण है उसकी तरंगदैर्घ्य इसके अंदर है। तो इस प्रकार डेल्टा जो x है, दो बिंदुओं के बीच वह कम से कम दूरी है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा अलग अलग देखा जा सकता है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा x से कम होती है तो दोनों ही एक ही स्थिति में दिखाई देंगे। ये वो न्यूनतम दूरी को दर्शाता है जिसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा अलग अलग देख सकते हैं, और यही सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। अर्थात डेल्टा x वो कम से कम दूरी है जिससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता जो है वो अधिकतम है। तो डेल्टा x जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसमें अनिश्चितता को दर्शाएगा यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं डेल्टा x जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकतम स्थिति में अनिश्चितता को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता। तो ये तो आ गया हमारे पास स्थिति में अनिश्चितता। नेक्स्ट हम देखें कि अब डेल्टा x का मान जो है वो न्यूनतम करने के लिए विकिरण की तरंगदैर्घ्य जो होगी वो कम से कम लेनी होगी। अब ये जो है वो स्थिति में अनिश्चितता को दर्शाता है। अब चित्रानुसार पुनः आप देखें कि यदि इसका मान कम करना है, न्यूनतम करना है, तो तरंगदैर्घ्य जो होगी वो भी कम से कम लेनी पड़ेगी, और सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होती है वो गामा किरणों की होती है। तो गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है
अतः इलेक्ट्रॉन को गामा किरण का कम से कम एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर सूक्ष्मदर्शी में अवश्य पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिख रहा है चित्रानुसार, जो h/λ से लेके h1 लैम्डा जो थीटा पूरा बना हुआ है, इसके अंदर स्पेसिफिक कहीं भी हो सकती है। अब कॉम्पटन प्रभाव ने पहले जो पढ़ा था, तो कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार जब ये लैम्डा प्राइम या लैम्डा डैश तरंग दैर्ध्य का आपतित जो गामा किरण फोटोन इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होगा, इससे जैसे ही टक्कर होगी तो इसको प्रकीर्णित कर देगा। तो फोटोन का इलेक्ट्रॉन से संघट्ट होगा, मतलब टक्कर होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ संवेग इलेक्ट्रॉन को देखकर उसे प्रतिक्षिप्त कर देता है, मतलब स्कैटरिंग होगा इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित वेग का मान, इलेक्ट्रॉन के संवेग का मान फोटोन की जो प्रकीर्णन दिशा है उस पर निर्भर करता है। तो माना कि प्रकीर्णित फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है वो यहाँ पे लैम्डा है, और जो आपतित फोटोन है यहाँ पे चित्रानुसार आप देखेंगे h/λ प्राइम या डैश दे रखा है, वो आपतित गामा रे फोटोन है, और जैसे ही प्रकीर्णित होगा तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा है यहाँ पे। क्योंकि फोटोन जो है ये प्रकीर्णन दिशा यहाँ पे देखें तो PA और PB के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो प्रकीर्णित फोटोन सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक में कोणीय विस्तार -θ से लेकर +θ के बीच में कहीं भी प्रवेश कर सकता है। तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य की गामा किरण के प्रकीर्णित फोटोन के संवेग का x घटक अपन देखें तो h/λ sin -θ से h/sin +θ से कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। अर्थात फोटोन के संवेग में जो परिवर्तन है वो h/λ प्राइम h/λ sin θ तथा h/λ प्राइम h/λ sin θ के मध्य कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको लिख देते हैं। अर्थात फोटोन का जो संवेग है उसमें परिवर्तन हो जाएगा h/λ प्राइम h/λ sin θ। ये वाला कॉम्पटन सिद्धांत में पढ़ा था, तो उसे सीधा ही सूत्र यहाँ पे उपयोग में लिया गया है, से लेकर h/λ प्राइम h/λ sin θ, तो इसके मध्य में ये कुछ भी हो सकता है। अब हम देखें h/λ ये वाला sin θ के मध्य कुछ भी हो सकता है। अब अगर यहाँ पे देखें कि माइनस अगर यहाँ पे ले आएंगे तो ये h/λ प्राइम ये प्लस h/λ sin θ हो जाएगा। इसका जो मान है इस तरह से h/λ sin θ हो जाएगा। अतः हमने देखा कि जो फोटोन का संवेग उसमें परिवर्तन h/λ प्राइम h/λ sin θ से लेकर h/λ डैश प्लस h/λ sin θ के मध्य कुछ भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि h प्राइम जो है h/λ डैश आपतित फोटोन का x दिशा में संवेग है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, तो हम इसमें से अगर माइनस कर दे तो वो निकल आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित संवेग में अनिश्चितता। अब इसको अगर अपन निकालें तो इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, जो पॉजिटिव वाला है उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। तो संवेग में परिवर्तन जो होगा h/λ प्राइम h/λ sin θ से लेकर h/λ प्राइम प्लस h/λ sin θ में कुछ भी हो सकता है। तो संवेग में जो अनिश्चितता होगी वो हो जाएगी h/λ प्राइम प्लस h/λ sin θ, और उसमें से इसको माइनस करते h/λ
डैश एफ प्राइम और इधर माइनस है तो माइनस एच अपॉन लेमडा साइन थीटा, इस तरह से ये आ जाएगा। अब थोड़ा इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो सूत्र मिलेगा तो वो आ जाएगा यहाँ पर एच अपॉन लेमडा डैश प्लस एच अपॉन लेमडा साइन थीटा, फिर यहाँ पे है माइनस तो एच अपॉन लेमडा डैश, ये प्लस हो जाएगा तो एच अपॉन लेमडा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें तो एच अपॉन लेमडा डैश एच अपॉन लेमडा डैश दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों बचेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा संवेग में जो अनिश्चितता है उसका डेल्टा पी बराबर हो जाएगा हमारे पास 2h अपॉन लेमडा साइन थीटा। तो ये जो आया वो आ गया हमारे पास संवेग में अनिश्चितता को दर्शाएगा, तो समीकरण नंबर 2। और इससे पहले हमने जो निकाला था सूक्ष्मदर्शी के अंदर उसकी जो विभेदन क्षमता है या सूक्ष्मदर्शी जो तो अलग अलग लाइनों को उसकी विभेदन क्षमता हमने निकाली थी, उसके अंदर उसका सूत्र होता है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का कि किसी भी दो लाइनों को बहुत नजदीक है तो उसको अलग अलग दिखा सके, तो उसका सूत्र हमारे पास आया था लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा। तो ये समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 वो समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लाई कराए तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो आना चाहिए, तो डेल्टा x और डेल्टा p। सो डेल्टा x बराबर है लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा और दूसरा वाला है 2h अपॉन लेमडा और ये साइन थीटा। तो हम देखते हैं कि लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा इसके अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास केवल बचेगा h, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा p। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा इसके अंदर 2 साइन थीटा ये पूरा है से कैंसिल और लेमडा से लेमडा भी कैंसिल, तो खाली h बचेगा इसके अंदर इज इक्वल टू यहाँ पे h। तो हाइजेनबर्ग के जो अनिश्चित सिद्धांत है उसमें देखिए तो जो h क्रॉस बाय 2 वैसे ही ग्रेटर देन है। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो यहाँ से सिद्ध उसने करा था इस तरह से, तो उसकी सत्यता जो होती है यहाँ से प्रमाणित होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका जो आंसर आएगा डेल्टा x और डेल्टा p का अगर गुणनफल आप करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो h आएगा जो कि h क्रॉस बाय 2 से अधिक है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन पर लघु तरंगदैर्ध्य के विकिरण डालने पर स्थिति में मापन में स्थिति के मापन में अनिश्चितता डेल्टा x कम होती है, लेकिन संवेग में मापन में अनिश्चितता अधिक होती है। और इसके विपरीत अगर हम देखें कि दीर्घ तरंगदैर्ध्य के विकिरण के लिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता डेल्टा x अधिक होगी, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता अधिक होगी तो संवेग में जो अनिश्चितता है वो कम हो जाएगी। तो ये वाला जो था हमारा गामा किरण सूक्ष्मदर्शी पहला अनुप्रयोग है इसके अंदर, और इस तरह से हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसकी पुष्टि इसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो अगला वाला है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन। तो इसमें किस तरह से होगा हम ये देखते हैं। जो चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चित्रानुसार जो इलेक्ट्रॉन पुंज है इसका यहाँ विवर्तन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पुंज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुंज को एक पतली स्लिट आप देख रहे हैं AB जो दे रखी है उसके द्वारा विवर्तन यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो माना कि x दिशा में जो गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज एक पतली स्लिट है यहाँ AB, तो AB आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके ऊपर आपतित किया गया है। इलेक्ट्रॉन का पुंज है पूरा ये वो AB पर आपतित होता है यहाँ पे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो तरंग व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये तरंग व्यवहार प्रदर्शित करता है तो पर्दे पर इलेक्ट्रॉन पुंज का जो फ्रानावर विवर्तन चित्र है वो प्राप्त होता है। फ्रानावर विवर्तन जो है वो इसके अंदर प्राप्त होगा। तो विवर्तन चित्र प्राप्त होने का अर्थ ये है
कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलेगा उसका क्या मतलब है, तो इलेक्ट्रॉन स्लिट में से गुजरता है, यहाँ पे स्लिट में से अवश्य गुजरता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्लिट में किस स्थान से गुजरता है ये कहना जो है अनिश्चित है। तो यदि स्लिट की चौड़ाई यहाँ पे अपन डेल्टा वाई माने तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा वाई हो जाएगी। तो इसके अंदर अब देखिए स्लिट द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का विवर्तन है, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो होगा स्लिट जो ए बी है यहाँ पे इस तरह से गुजरेगा यहाँ और विवर्तन प्रतिरूप हमें आगे मिलेगा। तो स्लिट में से इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजरेगा वो अनिश्चित है, वो स्थिति जो है वो अनिश्चित कहना मुश्किल है कि वो किस जगह से गुजरेगा। तो स्लिट की जो चौड़ाई होगी मतलब स्थिति में जो अनिश्चितता है वो डेल्टा वाई से हम यहाँ पे दर्शाते हैं। तो डेल्टा वाई जो है वो स्लिट की चौड़ाई है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता को दर्शाती है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू है यहाँ स्लिट की चौड़ाई जो क्या दर्शाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसमें अधिकतम अनिश्चितता को। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता को ही दर्शाएगी। पुनः हम देखें इस जो स्लिट डायग्राम है यहाँ पे स्लाइड के अंदर जो डायग्राम अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं उसकी जो संवेग है वो है h अपॉन लैम्डा यहाँ पर है। तो ये जो स्लिट है वो जितनी पतली होगी स्लिट में आने शक्ति कम हो जाएगी। तो एक स्लिट पर विवर्तन सिद्धांत के अनुसार अगर देखें कि लैम्डा तरंग दे देगी तरंग के लिए जो मुख्य उच्चिष्ट जो है कि अर्धकोण की चौड़ाई के लिए जो विवर्तन सिद्धांत जो था ऑप्टिक्स के अंदर देखा था हमने कि उसके लिए लैम्डा तरंग दे देगी तरंग के लिए मुख्य उच्चिष्ट जो मेन मैक्सिमा है उसकी अर्धकोणीय चौड़ाई के लिए डेल्टा वाई साइन के बराबर लैम्डा के बराबर होगा। तो मुख्य उच्चिष्ट मेन मैक्सिमा जो है उसकी अर्धकोणीय चौड़ाई के लिए अर्धकोणीय चौड़ाई के लिए जो डेल्टा वाई है डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के इक्विवेलेंट होगा यहाँ। तो डेल्टा वाई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता, तो डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन साइन थीटा। तो हमारे पास ये जो समीकरण आया वो दर्शाता है कि कण की जो स्थिति है उसमें अधिकतम अनिश्चितता को ये दर्शाता है। तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये क्या दर्शाएगा, कण की जो स्थिति है उसमें अधिकतम अनिश्चितता, और ये जो कि वो वाई दिशा में होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऑक्सीजन जाएंगे और जैसे विवर्तित होंगे इस तरह से विकलते हैं यहाँ पे। तो ये वाई दिशा में इसकी अनिश्चितता जो है डेल्टा वाई लिखा है तो उसको दर्शाता है। तो ये वाला जो हो गया इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता के लिए जो सूत्र होगा ये वाला हो जाएगा इस तरह से लैम्डा अपॉन साइन थीटा। तो पहला वाला जो स्थिति में अनिश्चितता है वो हमें इस तरह से प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि यदि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो तरंग है वो लैम्डा है और उसका संवेग p है, तो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है उससे लैम्डा बराबर होगा h अपॉन p और p बराबर हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। तो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से परिकल्पना के अनुसार लैम्डा बराबर है h अपॉन p। अब हमको यहाँ पे संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है तो अपन यहाँ से ही करेंगे। तो p बराबर हो जाएगा h अपॉन लैम्डा।
नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड के अंदर। आप देखिए स्लिट से गुजरने से पूर्व जो आपतित इलेक्ट्रॉन का संवेग स्लिट के लंबवत x दिशा में है यहाँ पे, और स्लिट के समांतर y दिशा में इसका संवेग जो होगा वो शून्य होगा। जैसे ये आ रहा है इसका संवेग केवल x जो डायरेक्शन उसके अंदर होगा और y दिशा में नहीं है तो y दिशा में शून्य होगा। लेकिन क्या होगा इसमें कि स्लिट में विवर्तन होगा। विवर्तन के उपरांत ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यहाँ डिफ्रैक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने मार्ग से हो जाएगा विचलित, अतः इलेक्ट्रॉन y दिशा में कुछ संवेग प्राप्त कर लेता है। तो स्लिट के समांतर y दिशा के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो संवेग होगा वो p sin थीटा तथा p sin माइनस थीटा के मध्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो कोणीय विस्तार होगा इसके अंदर विवर्तन इलेक्ट्रॉन मुख्य जो उचिष्ट का वो माइनस थीटा से प्लस थीटा के मध्य होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से y दिशा में जा रहा है तो इसका विस्तार जो होगा थीटा प्लस थीटा से माइनस थीटा के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो y दिशा में इसका जो संवेग होगा उसको अपन लिखें तो स्लिट की चौड़ाई हमारे पास थी AB, तो ये जो आया था वो डेल्टा y यहाँ पे क्या होगा स्थिति में इसकी अनिश्चितता को दर्शाएगा। स्थिति में जो अनिश्चितता हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्बडा अपॉन साइन थीटा। अब जो इलेक्ट्रॉन पुंज होगा वो y दिशा की ओर गतिमान है, x दिशा की ओर गतिमान है तो x दिशा में इसका संवेग होगा। लेकिन जो विवर्तन होगा तो विवर्तन के कारण ये अपने पथ से जो इलेक्ट्रॉन है वो विचलित हो जाता है। विचलित हो जाएगा तो इसका जो विस्तार है वो माइनस प्लस थीटा से लेकर माइनस थीटा के बीच में हो सकता है, अर्थात अगर साइन थीटा से माइनस साइन थीटा के मध्य में कुछ भी इसमें हो सकता है। तो y दिशा के अंदर संवेग में जो अनिश्चितता होगी वो आ जाएगी संवेग में अनिश्चितता तो हमारे पास दो संवेग हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि y दिशा में इस तरह से पूरा ही आएगा तो कहीं पर भी हो सकता है। तो साइन थीटा से साइन माइनस थीटा के बीच में इसके साथ संवेग का जो कंपोनेंट है वो जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा डेल्टा py इज इक्वल टू p sin थीटा माइनस p sin माइनस थीटा, इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये वाला इसके अंदर रख देंगे तो संवेग में जो अनिश्चितता हो जाएगी वो हमारे पास आएगी और 2p sin थीटा। इस तरह से हमारे पास आ गई संवेग में अनिश्चितता, और स्थिति में जो अनिश्चितता है वो हमने निकाली थी डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर इसके अंदर 2 आ जाएगा यहाँ पे 2p sin थीटा इसके अंदर आ जाएगा। और समीकरण नंबर 1 तो होगी लैम्बडा अपॉन साइन थीटा और दूसरा वाला ये स्थिति में जो अनिश्चितता होगी वो लैम्बडा अपॉन साइन थीटा हो जाएगी और संवेग में अनिश्चितता ये वाली इसके अंदर हो जाएगी। और डी वैल्यू की हाइपोथेसिस से लैम्बडा इज इक्वल टू था h अपॉन p, सो p इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन लैम्बडा। तो जो p है यहाँ पे उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं तो h अपॉन लैम्बडा यहाँ पे आ जाएगा तो 2h अपॉन लैम्बडा ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आप इक्वेशन नंबर 2 इसको मान सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 और समीकरण 1 को 2 से अगर हम देखें तो समीकरण 1 को 2 से तो यहाँ पे वही हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चित सिद्धांत के अनुसार स्थिति के अंदर अनिश्चितता और संवेग के अंदर अनिश्चितता इन दोनों का गुणनफल कर दें तो स्थिति में अनिश्चितता लैम्बडा अपॉन साइन थीटा है यहाँ पे, और दूसरा वाला जो है वो संवेग में अनिश्चितता तो ये जो है वो 2h sin थीटा अपॉन लैम्बडा।
तो अब देखें कि साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 2h आ जाएगा। तो प्लैंक कांस्टेंट का दुगना हो गया। तो ये जो मान है वो जैसा कि हमने देखा था h क्रॉस बाय 2 से अधिक ही आता है, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन h क्रॉस बाय 2, जैसा कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका कथन है। तो यहाँ पे दोनों का जो गुणनफल है वो h क्रॉस बाय 2 से भी अधिक आया है। तो इस प्रकार इसका गुणनफल जो है अनिश्चितता का गुणनफल h क्रॉस बाय 2 में प्राप्त हुआ है। तो इससे हाइजेनबर्ग जो अनिश्चित सिद्धांत है उसकी पुष्टि इसके द्वारा भी यहाँ पे होती है, या इलेक्ट्रॉन द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन जो इसके द्वारा भी इसकी पुष्टि हो जाती है। अब हम लास्ट इसका जो अनुप्रयोग है वो देखते हैं हम इसके अंदर। तो लास्ट हमारे पास जो इसका अनुप्रयोग है वो अगला जो है वो है फोटोन इंटरप्रिटेशन ऑफ टू स्लिट इंटरफेरेंस। तो दिस जो प्रयोग था यंग का उसकी फोटोन द्वारा व्याख्या। तो इसके अंदर देखें चित्रानुसार आपको दिख रहा है यहाँ पे A B C D इस तरह से जो 4 चित्र यहाँ पे दिए गए हैं उसको हमें समझना है कि किस तरह से यहाँ पे जो यंग का जो दिस प्रयोग था उसकी हम फोटोन के द्वारा किस तरह से व्याख्या करेंगे। तो इसके अंदर हम देखें कि देखिए वैदिकरण की घटना को अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर समझने के लिए जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो चित्रानुसार यहाँ पे दर्शाई गई है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्रोत के साथ एक शक्तिशाली प्रकाश स्रोत, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन स्रोत तो ये पीछे वाला है और उसके साथ साथ एक शक्तिशाली प्रकाश स्रोत दीवार के पीछे जो स्लिट एक 1 और 2 जो है उसके मध्य में यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला प्रकाश स्रोत की यहाँ पे रखा हुआ है और पीछे तो जो है वो इलेक्ट्रॉन स्रोत है और यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम जानते हैं जो विद्युत आवेश है वो प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। विद्युत आवेश मतलब आवेश वो विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन से होते हैं और प्रकाश जो होगा उसको प्रकीर्णित करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रकाश स्रोत के पास से गुजरता है तो क्या होगा, यह प्रकाश का कुछ भाग हमारी आंख की ओर मोड़ देता है और यदि किसी क्षण इलेक्ट्रॉन स्लिट 2 जो है वहां से गुजरे, जिसको यहाँ पे बिंदु जो दे रखे हैं उसके द्वारा दर्शाया गया है, तो हमें बिंदु A पर प्रकाश जो है वो चमकता हुआ है, चमक उसमें दिखाई देगी। अब यदि इलेक्ट्रॉन स्लिट 1 से अगर गुजरता है तो हमें ऊपरी स्लिट के कारण चमक दिखाई देनी चाहिए और यदि ऐसा संभव हो तो हमें एक ही समय दोनों स्थानों पर चमक मिलनी चाहिए, क्योंकि स्लिटों द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे आगे जो दिखा रखा है वो सहसूचक, इसको हम कहते हैं डिटेक्टर। तो जैसे ही प्रकाश यहाँ पे आएगा या डिटेक्टर जो होगा उसको प्रकाश का सहसूचन करेगा, यहाँ पे क्लिक की आवाज सुनाई देती है और साथ ही स्लिट 1 या 2 के समय प्रकाशीय चमक भी इसमें दिखाई देगी, परंतु यह चमक कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो यही परिणाम हमें सहसूचन द्वारा भी प्रेषित होता है, चाहे इसे कहीं भी क्यों न रखा जाए। तो इस प्रकार प्रत्येक क्लिक को हम नोट करते हैं और यदि क्लिक के समय प्रकाश की चमक स्लिट 1 के समीप हो तो उसको प्रथम स्तंभ में, और यदि क्लिक के समय चमक स्लिट 2 के समीप हो तो इसे स्तंभ 2 में नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 में अंकित संरचनाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन के क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय स्लिटों से आने की प्रायिकता, जो इलेक्ट्रॉन या 2 स्लिट दे रखी है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन स्रोत से जाएगा तो जो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देगा। तो स्लिट 1 से आ रहा है, 2 से जो आ रहा है, तो उसकी जो प्रायिकता है वो हम यहाँ P1 प्राइम, P1 डैश तथा P2 डैश प्राप्त करते हैं। इसमें जो दे रखा है P1 डैश और P2 डैश, तो वो प्रायिकता दर्शाता है स्लिट 1 या 2 से जो इलेक्ट्रॉन के आने की। अब जो चित्र जो दे रखा है इसके अंदर, चित्र नंबर जो B है उसके अंदर हम देखें कि यदि स्लिट 2 को बंद कमरे में करके एक में से इलेक्ट्रॉन के गुजरने की जो प्रायिकता P1 ज्ञात की जाए तथा स्लिट 1 को बंद करके 2 में से गुजरने की प्रायिकता P2 ज्ञात की जाए,
तो इलेक्ट्रॉन वितरण जो होगा P1 डैश तथा P2 डैश की भांति ही प्राप्त होता है। एक स्लिट को आप बंद कर दें और दूसरे को खुला रखें और इस दोनों को अलग अलग स्तर से प्रयोग करें तो हमें जो इलेक्ट्रॉन वितरण जो है P1 डैश और P2 डैश की भांति से प्राप्त होगा। अतः चाहे दोनों स्थितियां आप खोले रखें, इसमें से बंद हो तो दूसरे में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि अल्प तीव्रता का प्रकाशीय स्रोत काम में लिया जाए तो प्रकाशीय तरंग दुर्बल होगी तथा यह इलेक्ट्रॉन को अधिक बाधित नहीं करेगी। अब हम प्रयोग को अल्प तीव्रता वाले प्रकाश के साथ दोहराएंगे। इसमें तो प्राप्त प्रेक्षणों के लिए सारणी बस के अंदर बना है। तो यदि स्थिति 1 के कारण इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो तथा सहसूचक में क्लिक की आवाज आए तो इसे सारणी के प्रथम स्तंभ में अंकित करो, और यदि स्थिति 2 के कारण इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो तथा सहसूचक में क्लिक की आवाज आती है तो उसको सारणी का जो द्वितीय स्तंभ है उसके अंदर अंकित करें, तथा यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं हो रहा है तो तीसरे के अंदर अंकित करें। तो इन प्रेक्षणों का अगर विश्लेषण किया जाए तो स्लिट 1 और 2 द्वारा प्राप्त परिणाम P1 डैश और P2 डैश के अनुरूप ही प्राप्त होंगे। तो जैसा यहाँ दिखाया गया है P1 डैश और P2 डैश, तो उसके अनुसार ये प्राप्त होते हैं इसमें। जिससे स्थिति 1 या 2 कुल वितरण अगर देखें तो ये इस तरह का जो C वाला दिखा रखा है उसके जैसा प्राप्त होगा इसमें। परंतु स्तंभ 3 में प्राप्त परिणाम इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है उसको दर्शाता है। तो तीसरा वाला जो है B वाला जो है इसके अंदर देखें तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वितरण P12 बराबर यहाँ पे लिख रहा है 5 + 5 का होल स्क्वायर के अनुरूप ये प्राप्त होता है। 5 और 5 यहाँ पे जो है वो दो सम्मिश्र संख्या है जो x की फलन है तथा इनके परिणामों का वर्ग केवल से 1 तथा 2 के खुले होने पर प्रभाव बताता है। यदि हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई ना दे तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। तो जब हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देता तो कोई फोटोन इसे बाधित नहीं करता है, तथा यदि हमें यह दिखाई दे तो फोटोन इसे बाधित करता है, क्योंकि सभी प्रकाशीय फोटोनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव समान होते हैं, इसलिए समान मात्रा में बाधा इसमें उत्पन्न होती है जो व्यतिकरण को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। अतः ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिससे व्यतिकरण पुंज को, जिससे जो इंटरफेरेंस जो पैटर्न है उसको नुकसान पहुंचाया जाए बिना इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जा सके, जिससे व्यतिकरण पुंज को नुकसान पहुंचे बिना इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त किया जा सके, जो स्पष्ट हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप होता है। तो इस प्रकार किसी क्षण या तो इलेक्ट्रॉन पुंज को प्राप्त किया जा सकता है या व्यतिकरण प्रारूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो अन्य शब्दों में कहें तो एक साथ इलेक्ट्रॉन पुंज तथा व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करना संभव नहीं है इसमें। तो इन दोनों का अलग अलग ही प्राप्त कर सकते हैं। तो जो C वाला है ये व्यतिकरण प्रारूप होगा और ये इलेक्ट्रॉनों का जो प्रायिकता है उसको दर्शाता है P1 P2 जो है, और फिर इसका प्रारूप इस तरह का मिल सकता है या इस तरह का मिल सकता है, दोनों का आप एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसकी पुष्टि करता है या उसके अनुरूप होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसके जो सारे जो अनुप्रयोग थे हमने इस प्रकार देखे और उसके द्वारा इनकी व्याख्या की जा सकती है। तो इन सबको ये जो संदर्भ पुस्तकें हैं उसके द्वारा ही लिया गया है, इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो कालरा काकानी सर की है हिमांशु पब्लिकेशन उससे दिया गया है, और दूसरा जो है इंग्लिश राइटर इज क्वांटम मैकेनिक्स बाय ZV और जो मेरे पब्लिकेशन की है। और अधिक जानकारी के लिए आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दिखाया गया है या ईमेल जो है उस पर जाकर या व्हाट्सएप नंबर से या ईमेल के द्वारा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।